कक्षा 7 पाठ 3 हिमालय की बेटियाँ। अभी हमने पाठ पढ़ा था, अब हम इसको समझेंगे। हिमालय की बेटियाँ। लेखक जब दूर से हिमालय को गोदी से निकलती नदियों की ओर देखता था तो उसे अति सुंदर प्रतीत होता। उनका स्वरूप एकदम गंभीर, शांत और अपने आप में मस्त दिखाई देता था। वे शिष्ट महिला की भांति दिखाई देती थी। लेखक के मन में उनके प्रति बहुत आदर और श्रद्धा का भाव था। जब वह उनमें डुबकियाँ लगाता है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे माँ, दादी, मौसी या मामी की गोद में खेल रहा हो। अर्थात नदियों के साथ लेखक को आत्मीय भावना जुड़ी हुई थी। कई वर्षों तक लेखक नदियों को काफ़ी दूर से देखता रहा, लेकिन एक बार वह हिमालय की काफ़ी चढ़ाई चढ़ा तो उसे नदियों का बदला हुआ आकर्षक रूप दिखाई देखने का अवसर प्राप्त हुआ। उसे बहुत हैरानी थी। पर्वत के मध्य तो गंगा, यमुना, सतलुज कितनी दुबली पतली दिखती है, लेकिन समतल धरातल यानी कि मैदान पर पहुँचते ही विशाल रूप में बदल जाती है। इनका उछलना, कूदना, खिलखिलाना, भाव भंगिमाएँ बनना और उल्लास सब समाप्त हो जाता है। अर्थात जल नदियाँ पहाड़ों से निकलती है तो जल की धाराओं के रूप में तेजी से बहकर खूब शोर करके अनेक स्वरूप बदलकर उत्साह से परिपूर्ण आगे बढ़ती है। वे बिल्कुल अल्हड़ बाला की भांति प्रतीत होती है, लेकिन मैदानों में आते ही विशाल और शांत रूप में बहने लगती है। लेखक को लगता है कि कोई सुंदर कन्या या कली भी इतना आकर्षित नहीं करती जितना ये हिमालय की बेटियां करती हैं। लेखक को यह समझ नहीं आता कि निरंतर शांत स्वरूप में आगे बढ़ती नदियों का लक्ष्य क्या है। ये किसके मिलने की चाह में आगे की ओर बढ़ती जा रही है। अपार प्रेम करने वाले पिता हिमालय को छोड़कर ये किसका प्रेम पाना चाहती है। जिस प्रकार बेटियां ससुराल जाने के समय मायके की हर चीज़ से प्रेम करती हैं, खुशी खुशी छोड़ जाती हैं, उसी प्रकार ये हिमालय की बेटियां भी बर्फ से ढकी पहाड़ियों, पौधों से भरपूर घाटियाँ, गहरी गुफाएं, हरी भरी घाटियाँ सब कुछ छोड़कर समुद्र की ओर बढ़ जाती हैं। कुछ आगे बढ़कर देवदार, चीड़, चिनार, सफ़ेदा, केले के जंगलों में जाकर उन्हें अवश्य अपने बचपन की याद आती होगी। जैसे घर का बड़ा बूढ़ा अपनी संतान की फिक्र करता है, उसी तरह हिमालय भी अपनी बेटियों के लिए चिंतित होता होगा। नदियों के चले जाने के बाद पूरे उत्तर में निराशा के बादल छा जाते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो ऐसी महान नदियाँ हैं जो हिमालय के हृदय की बर्फ की पिघली बूंद से अपना अस्तित्व पाती हैं और निरंतर समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। इन्हें महानद भी कहा जाता है, लेकिन इनको देखकर लेखक की आंखों के सामने हिमालय की अन्य छोटी बड़ी महिला नदियाँ रावी, सतलुज, ब्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोशी आदि का सुंदर स्वरूप भी लेखक के सामने छान लगता है। बूढ़ा हिमालय इन नदियों का पिता मालूम होता है। जिस प्रकार छोटे बच्चे माता पिता से कोई शर्म नहीं करते, उसे लगता है वैसे ही इन नदियों ने भी अपना नंग धड़ंग बचपन हिमालय रूपी पिता के गोद में बिताया है और फिर बड़ा स्वरूप पाते पाते ये चल पड़ते हैं सागर के पास। ऐसा सोचते ही लेखक को सागर दामाद और हिमालय ससुर लगता है। नदियों को देखकर लेखक को यह भी याद आता है कि एक बार कालिदास के विरही पक्ष के मेघदूत अर्थात बादल से कहा था कि तुम वैत्रवती नदी को प्रेम का संदेश अवश्य देना। वह तुम्हें प्रेम करती है, वह तुम्हें पाकर अवश्य प्रसन्न होगी। लेखक को लगता है कि महाकवि को भी नदियों का जीवंत और सजीव रूप पसंद था। वास्तव में पहाड़ों से निकलती नदियाँ व समतल धरातल पर बहती नदियों को जो भी देखेगा वह दोनों में अत्यधिक अंतर पाएगा, क्योंकि पहाड़ों पर बहने वाली नदियों तो अल्हड़ बच्चियों के रूप में दिखाई देती है और मैदान से बहती नदियाँ अपने आसपास में मस्त नव यौवन के रूप में भी सभी आकर्षित करती हैं। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता का रूप दिया है, क्योंकि वो सर्वस्व कल्याण ही करती है। कुछ कवियों ने इन्हें प्रेयसी अर्थात प्रेमिका माना है और कितने ही कवियों ने इन्हें बहन का स्थान दिया है। एक बार लेखक स्वयं मन से बहुत उदास था तो तिब्बत में सतलुज के किनारे जाकर बैठा। पाँव पानी में लटका दिए तो थोड़ी देर में तन और मन ताज़ा सा प्रतीत होता है। लेखक उठा कि सतलुज बहन तुम्हारी जय हो, तुम्हारा स्वरूप बहुत प्रिय है। तुमने तो हृदय प्रसन्न हो सारी खुमारी अर्थात आलस से दूर कर दी है। मैं तुम पर बलिहारी जाता हूँ। तुम पुत्री हो और यह हिमालय तुम्हारा पिता है।
पिता हिमालय चुपचाप रहकर भी तुम्हारे लिए चिंतित है। प्रकृति को नर्तकी के समान है। इसी प्रकृति के प्रांगण में हिमालय अपनी अद्भुत और अनुपम छटा बिखेर रहा है। हे सतलुज बहन, तुम्हारी जय। इस प्रकार लेखक यहाँ पर हिमालय की बेटियों के बारे में बताता है, किस प्रकार उनका यौवन, उनका बचपन यहाँ बीतता है। अल्हड़ सी उम्र के साथ साथ वो आगे बढ़ते हैं। लेखक को यह भी ज्ञात होता है कि जब वो उदास होकर एक जगह बैठते हैं तो नहीं पानी में पैर डालकर, तो किस प्रकार उनकी थकान उतर जाती है।